बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड में ऊष्मागतिकी विभव गिब्स-हेल्महोल्ट्ज समीकरण कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं की स्वतः परिवर्तिता व साम्य। गिब्स फलन में परिवर्तन के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। इसे दो तरीके से लिखा जाता है, गिब्स फलन में परिवर्तन के रूप में तथा हेल्महोल्ट्ज फलन में परिवर्तन के रूप में। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं गिब्स फलन में परिवर्तन के रूप में, जिसमें सूत्र है कि डेल्टा जी का मान H माइनस टी डेल्टा S के मान के बराबर या उससे अधिक होता है, जहाँ यदि डेल्टा जी शून्य है तो प्रक्रम साम्य प्रक्रम को प्रदर्शित करता है, और साम्य प्रक्रम के लिए डेल्टा S का मान डेल्टा जब H अपॉन टी के तुल्य होता है, जहाँ T साम्य ताप को प्रदर्शित करता है, तथा यदि सेकंड केस में यदि डेल्टा जी का मान धनात्मक है तो प्रक्रम प्रकृति में संभव नहीं होता है, अस्वतः प्रक्रम है, और यदि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो ये स्वतः प्रक्रम को दर्शाता है। संबंध व्युत्पन्न कैसे किया जाए उसकी प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं। इसमें हम जानते हैं कि गिब्स फलन H माइनस टी एस के तुल्य होता है, अतः इसे हम H के स्थान पर E प्लस पी वी रखकर ऊष्मागतिकी के एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में, या एंथैल्पी के स्थान पर E प्लस पी वी रखकर समीकरण 1 के रूप में गिब्स फलन G इक्वल टू E प्लस पी वी माइनस टी एस प्राप्त करते हैं। इस समीकरण 1 का पूर्ण अवकलन करने पर dG का मान प्राप्त होगा, dG इक्वल टू dE प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, जिसमें पी वी और टी एस में से एक चर को P को स्थिर रखते हुए पहले V का अवकलन किया, फिर V को स्थिर रखते हुए P का अवकलन, इसी तरीके से T को स्थिर रख के D का, D को S का तथा S को स्थिर रख के T का अवकलन करने पर समीकरण 2 प्राप्त होती है। चूँकि हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से TdS बराबर होता है dE प्लस पी डी वी, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसका मान हम समीकरण नंबर 2 में रख दें तो प्राप्त होगा E प्लस पी वी के स्थान पर TdS रखें तो धनात्मक TdS का मान और ऋणात्मक TdS का मान कट जाता है, जिससे गिब्स फलन परिवर्तन dG का मान प्राप्त होगा VdP माइनस SdT के तुल्य, जिसे समीकरण नंबर कहते हैं 3। चूँकि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए TdS dE प्लस पी डी वी के बराबर होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए यही संबंध TdS dE प्लस पी डी वी से अधिक होता है, क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन का मान कम रहता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी बढ़ती है, इसलिए TdS का मान dE प्लस पी डी वी से अधिक होता है। अतः दो प्रक्रमों हेतु सम्मिलित रूप से इसको प्रदर्शित किया जाए तो TdS ग्रेटर एंड इक्वल टू dE प्लस पी डी वी लिखा जा सकता है। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए उपर्युक्त संबंध को समीकरण 2 में रखकर हल किया जाए तो हम प्राप्त करते हैं dG का मान VdP माइनस SdT से कम या तुल्य होता है, ये प्राप्त होता है समीकरण नंबर 4। स्थिर ताप व स्थिर दाब की परिस्थितियों में गिब्स फलन को हम निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं कि यदि दिए गए साम्य का ताप स्थिर हो, अर्थात साम्य प्रक्रम जिसमें अवस्था परिवर्तन होता है ताप स्थिर रहता है, तथा बाह्य वायुमंडलीय दाब स्थिर हो, अर्थात खुले पात्र के अंदर कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो dP का मान 0 और dt का मान 0 होने पर dG समीकरण 4 में इक्वल टू और लेस देन 0 हो जाएगा, और इसे हम संबंध नंबर 5 कहते हैं। इस समीकरण 5 में रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा G व डेल्टा S के मान निश्चित होते हैं, अतः ताप के साथ डेल्टा G का मान परिवर्तित होता
है तथा ताप परिवर्तित करेंगे तो डेल्टा जी परिवर्तित होता है। इस समीकरण या संबंध की सहायता से हम प्रक्रम में स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण कर सकते हैं, जो कि हम सारणी के रूप में यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। इस सारणी के अनुसार अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग प्रकार के प्रक्रम हैं, जिनमें 3 मान हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। डेल्टा एच, डेल्टा एस, इन दोनों के मान किसी एक निश्चित प्रक्रम के लिए या अभिक्रिया के लिए स्थिर होते हैं और इनके मान की सहायता से डेल्टा जी का मान ज्ञात किया जाता है। ताप में परिवर्तन के साथ डेल्टा एच व टी डेल्टा एस परिवर्तित होता रहता है, अतः इनके मध्य संबंध के अनुसार डेल्टा जी का चिन्ह परिवर्तित होता है और इस चिन्ह की सहायता से प्रक्रम की प्रकृति हम ज्ञात करते हैं। तो सारणी पर निर्मित करेंगे डेल्टा एच का मान सबसे पहले, फिर डेल्टा एस का मान दी गई रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रम के लिए, फिर ताप में परिवर्तन के अनुसार डेल्टा एच और टी डेल्टा एस में संबंध, इस संबंध के अनुसार डेल्टा जी का मान परिणामात्मक मान कितना आता है वो प्रदर्शित करेंगे और उसी के अनुसार प्रक्रम की प्रकृति को हम प्रदर्शित करते हैं। पहला प्रक्रम हम लेके चल रहे हैं उष्मा शोषी प्रक्रम। उष्मा शोषी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक होगा और डेल्टा एस का मान ऋणात्मक, अर्थात दिए गए प्रक्रम में अव्यवस्था घट रही है, वो व्यवस्था में वृद्धि होती है, या डेल्टा एस के धनात्मक और ऋणात्मक मान हम चैप्टर के प्रारंभ में पढ़ रखे हैं। उनके अनुसार डेल्टा एस यदि ऋणात्मक है तो इन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर डेल्टा एच व टी डेल्टा एस में संबंध प्राप्त होगा, जिसमें कोई भी ताप प्रदर्शित किया जाए सभी परिस्थितियों के अंदर चूँकि टी का डेल्टा एस से गुणा हो रहा है और चूँकि टी डेल्टा एस का चिन्ह ऋणात्मक है, अतः डेल्टा एस का मान रखने पर टी डेल्टा एस का गुणनफल प्राप्त होगा धनात्मक। ऐसी परिस्थिति में ऊष्माशोषी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक और टी डेल्टा एस का मान भी धनात्मक हो जाए तो परिणाम के रूप में डेल्टा जी का मान हमेशा धनात्मक होता है। इस प्रक्रिया को हम दिए गए सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। अगर डेल्टा एस ऋणात्मक है तो माइनस टी से गुणा करने पर ये पूरा प्रक्रम धनात्मक हो जाएगा और चूंकि डेल्टा एस पहले से ही धनात्मक है तो जब दोनों पदों के मान धनात्मक है तो डेल्टा जी भी धनात्मक होगा। और अगर डेल्टा जी धनात्मक है तो ताप की सभी परिस्थितियों में अस्वतः प्रक्रम होंगे और ऐसे प्रक्रम प्रकृति के अंदर कभी संभव नहीं होंगे। और लेकिन ऐसे प्रक्रम दी गई परिस्थितियों में अग्र दिशा में तो संभव नहीं होंगे, लेकिन प्रत्येक दिशा में संपन्न हो सकते हैं। अब हम ले रहे हैं इसका सेकंड प्रक्रम, जिसके अनुसार अगर डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है अर्थात दिया गया प्रक्रम उष्मा शोषी है, तो हम इस संबंध को प्रदर्शित करें डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसके अनुसार यदि प्रदर्शित किया जाए तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में चूँकि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है और डेल्टा एस का मान यहाँ पर धनात्मक दिया गया है, तो डेल्टा एस यदि धनात्मक रखा जाए तो माइनस टी डेल्टा एस से गुणा करने पर यह प्रक्रम या पद ऋणात्मक होगा। ये पद भी ऋणात्मक है तो डेल्टा जी सभी ताप की परिस्थितियों में ऋणात्मक होगा और अगर ऋणात्मक है तो सभी ताप की परिस्थितियों में प्रक्रम हमेशा स्वतः प्रक्रम होगा और ऐसे प्रक्रम प्रकृति के अंदर आसानी से संपन्न होते हैं। लेकिन यदि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक और डेल्टा एस का मान धनात्मक है तो ऐसी परिस्थिति में
उपयुक्त संबंध के अनुसार यदि देखा जाए तो यदि डेल्टा एच ऋणात्मक है और डेल्टा एस भी ऋणात्मक है तो ऐसी परिस्थिति में माइनस टी डेल्टा एस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये चिन्ह हो जाएगा प्लस, अर्थात डेल्टा एच धनात्मक और डेल्टा एच ऋणात्मक तथा टी डेल्टा एस का पद धनात्मक होने के बाद अब डेल्टा जी का चिन्ह निर्भर करता है इन दोनों में डेल्टा एच और डेल्टा एस स्थिर है, लेकिन टी का मान परिवर्तित होने के साथ डेल्टा जी टी के मान पर निर्भर करेगा। पहली परिस्थिति में यदि डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से ज़्यादा है, चूँकि डेल्टा एच और डेल्टा एस कांस्टेंट है, इसलिए टी यदि कम होता है या ताप निम्न है तो निम्न ताप की परिस्थितियों के अंदर टी डेल्टा एस का मान कम होगा और डेल्टा एच का मान ज़्यादा होगा। तो चूंकि डेल्टा एच का चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए परिणाम के रूप में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, और चूंकि डेल्टा जी ऋणात्मक है तो ऐसी परिस्थिति में साम्य ताप से कम ताप पर प्रक्रम स्वतः प्रक्रम के रूप में प्रदर्शित होगा, जहाँ पर टी साम्य ताप को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि डेल्टा एच और डेल्टा एस के दोनों के चिन्ह ऋणात्मक होने के बाद यदि डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से निम्न है या कम है, ऐसी परिस्थिति में उच्च ताप पर ये संबंध प्राप्त होता है, और इसमें चूंकि टी डेल्टा एस का मान अधिक है जिसका कि चिन्ह धनात्मक है, इसलिए डेल्टा जी का मान भी क्या होगा, धनात्मक। और अगर डेल्टा जी धनात्मक है तो हम जानते हैं कि गिब्स फलन धनात्मक होने पर साम्य से उच्च ताप पर ऐसे प्रक्रम हमेशा स्वतः प्रक्रम होते या अस्वतः प्रक्रम होते हैं। इसी तरीके से अभी हम नेक्स्ट चिन्ह ले रहे हैं कि डेल्टा एच व डेल्टा एस दोनों के चिन्ह यदि धनात्मक है तो ऐसी परिस्थिति में क्या प्रक्रम बनता है। यदि डेल्टा एस एच धनात्मक है और डेल्टा एस ये भी धनात्मक है, तो ऐसी परिस्थिति में टी डेल्टा एस का पद ऋणात्मक हो जाएगा। चूँकि टी डेल्टा एस और डेल्टा एच के चिन्ह अलग अलग है, इसलिए अब भी प्रक्रम ताप पर निर्भर करता है। पहली परिस्थिति में यदि उच्च ताप है तो डेल्टा एच की तुलना में टी डेल्टा एस का मान अधिक होगा, और चूँकि टी डेल्टा एस का चिन्ह ऋणात्मक है, टी डेल्टा एस का चिन्ह धनात्मक है। तो चूँकि डेल्टा एच व डेल्टा एस दोनों ही ऋणात्मक चिन्ह के रूप में दिए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऊपर वाला प्रक्रम नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नंबर 5 के अंदर यदि डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से अधिक है तो डेल्टा जी धनात्मक होगा, और ऐसे प्रक्रम साम्य से निम्न ताप पर डेल्टा जी धनात्मक होने के कारण अस्वतः प्रक्रम की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से यदि संबंध 6 के अनुसार डेल्टा एच और डेल्टा एस धनात्मक है, लेकिन डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से कम है, तो डेल्टा जी ऋणात्मक होगा, और ऐसी परिस्थिति में साम्य से उच्च ताप पर प्रक्रम स्वतः प्रक्रम के रूप में प्राप्त होगा, जबकि साम्य प्रक्रम टी साम्य ताप को प्रदर्शित करता है। दो अंतिम परिस्थितियों में यदि डेल्टा जी व डेल्टा एस के चिन्ह समान हैं, चाहे दोनों माइनस हैं चाहे दोनों प्लस हैं, लेकिन यदि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस आपस में बराबर है तो डेल्टा जी शून्य होगा या 0 होगा, और ऐसी परिस्थिति में दोनों प्रक्रम साम्य प्रक्रम को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से टोटल 8 ऐसे प्रक्रम हैं जिनमें
डेल्टा एच व डेल्टा एस के भिन्न भिन्न मानों के साथ प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण होता है। स्वतः प्रवर्तिता डेल्टा जी के मान पर निर्भर करती है। यदि धनात्मक है डेल्टा जी का मान तो ऐसे प्रक्रम संभव नहीं होंगे, और यदि ऋणात्मक है तो ऐसे प्रक्रम संभव होते हैं। समीकरण के से संबंधित अगर प्रश्न है तो उसमें क्वेश्चन एक दे रखा है 238 पेज नंबर बुक में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मूल बर्फ को जल में रूपांतरित करने पर तंत्र में आई एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करनी, और तंत्र में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करने के लिए आपको बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 334.72 जूल प्रति मोल दी गई है। सर्वप्रथम हल करने से पूर्व, चूंकि हम जानते हैं कि जल का गलन ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे केल्विन में परिवर्तित करने के लिए 273 जोड़कर इसका केल्विन में मान हम प्राप्त करते हैं 273 केल्विन। यहाँ पर केल्विन प्रतीक में के बड़ी एबीसीडी में लिखा जाता है। साम्य में चूंकि बर्फ जल में परिवर्तित हो रही है, गलन साम्य है, इसे फ्यूजन साम्य भी कहते हैं कि बर्फ ठोस अवस्था में और जल द्रव अवस्था में है, और चूंकि यह दोनों प्रक्रम या अवस्थाएं एक दूसरे के साथ TF ताप या गलन ताप पर या 273 केल्विन ताप पर साम्य में रहती है। इसके साथ ही प्रश्न में आपको 5 मूल बर्फ के दिए गए हैं, तो n का मान हम 5 मोल मानकर प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसमें गलन की गुप्त ऊष्मा वैसे तो LF के रूप में लिखी जाती है, लेकिन डेल्टा HF में परिवर्तित करने के लिए हम m से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि नाम तो गलत की गलन की गुप्त ऊष्मा लिखा है, लेकिन चूंकि मात्रक में प्रति मूल दिया गया है, अतः यह गुप्त ऊष्मा वास्तव में मूलर एंथैल्पी परिवर्तन या मूलर गलन एंथैल्पी परिवर्तन मानी जा सकती है या मानी जाती है, जो 334.72 जूल प्रति मोल के बराबर है। समीकरण से, जिसमें अवस्था परिवर्तन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस का मान, फ्यूजन के लिए डेल्टा एस एफ बराबर n इंटू डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ, जहाँ पर n दिए गए पदार्थ के मोलों की संख्या जो कि 5 मानी गई है या 5 है, डेल्टा एच एफ ये मोलर गलन एंथैल्पी या फिर इसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा प्रति मोल मानते हैं, TF जल की गलन ताप को दर्शाता है जो कि निश्चित केल्विन में 273 है। मान रखने पर 6.13 जूल प्रति केल्विन प्राप्त होता है, और यह मान जूल प्रति केल्विन में प्रदर्शित किया जाएगा। यदि इसे प्रति मोल ज्ञात करना है तो इसमें 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 मोल के लिए मान इतना प्राप्त हो रहा है, तो 1 मोल के लिए 1.225 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल प्राप्त होता है। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड 5 मोल बर्फ को जल में रूपांतरित करने में आई एंट्रोपी परिवर्तन का मान 6.13 जूल प्रति केल्विन रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्नो इंजन को 1900 किलो जूल ऊष्मा दी जाती है। इस इंजन द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच किए गए कुल कार्य की गणना करिए। कार्नो चक्र में दी गई ऊष्मा, ये दी गई ऊष्मा है Q2 जो कि 1900 किलो जूल है। इसमें हमें किया गया कार्य ज्ञात करना है। WT T1 प्रारंभिक ताप है, T2 अंतिम ताप है। दोनों को केल्विन में बदलने के बाद 273 T1 और 373 T2 केल्विन में प्राप्त होता है। कार्नो चक्र की दक्षता का सूत्र है ईटा इक्वल टू Q2 अपॉन WT, या हम ताप में परिवर्तन के रूप में T2 माइनस T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं। चूँकि इसमें WT ज्ञात करना है तो हम Q2 और T2 माइनस T1 अपॉन T2 को पुनर्व्यवस्थित करके निम्न संबंध प्राप्त करते हैं। इसमें मान रखने के बाद
हल किया जाए तो 509.38 किलो जूल कार्य प्राप्त होता है। अर्थात यदि किसी कार्नो इंजन को 1900 किलो जूल ऊष्मा दी जाए और उसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच परिवर्तित होता है तो कार्नो चक्र द्वारा किया गया कार्य 509.38 किलो जूल होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22, अमोनिया निर्माण की निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन व 308 केल्विन पर गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्रमशः 16.65 किलो जूल तथा 14.1 किलो जूल है। 308 केल्विन पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के साथ में पूछा जाता है। इस संबंध के अंदर इसको हम बोर्न-हाइपर साइकिल कहते हैं और इस साइकिल के अंदर नाइट्रोजन का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। सभी की अवस्था गैस अवस्था है। अभिक्रिया ऊष्मा का मान इसमें नहीं दिया गया है, ज्ञात करना है तो डेल्टा एच ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक ताप T1 298 केल्विन में दे रखा है और T2 308 केल्विन पहले से दे रखा है। चूँकि इसमें गिब्स ऊर्जा परिवर्तित हो रही है जिसका प्रारंभिक और अंतिम मान डेल्टा G1 और डेल्टा G2 उपयुक्त दिए गए प्रश्न में दे रखा है। सर्वप्रथम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण आप पूर्णतः लिख लें और चूंकि प्रश्न में आपको 308 पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने के लिए कहा है तो समीकरण प्राप्त होगा डेल्टा G 308, डेल्टा G आप 308 पर ज्ञात करना है, डेल्टा H 308 केल्विन पर आपको दिया गया है और T 308 जो केल्विन में आपको T2 का मान दे रखा है वो लिखना है और डेल्टा G में परिवर्तन जो कि डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 के तुल्य होगा और ताप में परिवर्तन T2 माइनस T1 के तुल्य होगा। तो सर्वप्रथम हम डेल्टा G का ताप के साथ परिवर्तन ज्ञात करते हैं जो कि डेल्टा G अपॉन डेल T के रूप में स्थिर दाब पर प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न में दिए गए मान रखकर हल करने पर इस पद का मान ऋणात्मक 0.255 किलो जूल प्रति केल्विन प्राप्त होता है। अब इसमें मात्रक अच्छी तरह से रखना, किलो के लिए के स्मॉल लेटर में, जूल के लिए जे कैपिटल लेटर में तथा केल्विन के लिए के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसमें चूँकि डेल्टा जी 308 केल्विन पर आपको दे रखा है 14.1 किलो जूल, ताप 308 केल्विन T2 के रूप में पहले से ही दे रखा है तो इसका मान भी समीकरण में रख दिया जाए तो डेल्टा H 308 या अभिक्रिया ऊष्मा 308 केल्विन पर ज्ञात की जा सकती है। मान रख कर हल करने पर डेल्टा G का मान 14.1, डेल्टा H 308 ज्ञात करना है, T का मान 308 केल्विन इंटू डेल्टा G में ताप के साथ परिवर्तन का घटक ऋणात्मक जो कि ज्ञात किया गया है वो रखकर हल करने पर 308 केल्विन पर अभिक्रिया एंथैल्पी डेल्टा H का मान 92.64 किलो जूल प्राप्त होता है। अब यदि इसी प्रश्न में 303 केल्विन पर अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करनी है तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में जहां हमने डेल्टा G 308, H डेल्टा H 308 और T 308 लिखा था उसके स्थान पर अब 303 केल्विन पर तीनों के मान प्रयुक्त करते हैं जबकि ताप के साथ डेल्टा G में होने वाला परिवर्तन का घटक पूर्व दिए गए मान के बराबर होगा। इसी प्रक्रम को अगर मान रखकर हल किया जाए तो यह परिणाम प्राप्त होता है 15.375 किलो जूल। पहले 92 था, अब ये 15.375 है और यही संबंध यहाँ पर प्रदर्शित होता है। ये प्रश्न आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण व्युत्पन्न के साथ पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जीव ए का P, T,
व ए के साथ संबंध, इसे हम अगली कक्षा में देखेंगे।